हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे होंगे। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, हम इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत के जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी, आईएएस, आपका स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या आपके स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और साथ में आपका यूपीएससी का जो मेंस और साथ में स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि हम इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर मेरी वीडियो को शेयर करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जितने भी इस यूट्यूब चैनल की अपकमिंग वीडियो है, लेक्चर है, आने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहला जो लेक्चर देखेंगे, पहला लेक्चर हम देख रहे हैं भारतीय प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होगी। प्रस्तावना क्या है? आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे साथ में आप इसके नोट्स भी ज़रूर बनाते रहना, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। प्रस्तावना क्या है, अच्छे से डिटेल में देखते हैं। प्रस्तावना किसी, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सॉरी। प्रस्तावना किसी संविधान के परिचय वो भूमिका को कहा जाता है जिसमें संविधान का सार होता है। एक प्रीएम्बल क्या होती है, वो संविधान का क्या होता है, परिचय पत्र या भूमिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी बोलते हैं प्रीएम्बल को, जिसमें संविधान का क्या होता है, सार होता है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ पे भी आपको मेरी वीडियो के अंदर नोट लिखा होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपने ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि एग्जाम में भी पूछी जाती है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाए गए वो पेश किए गए एक संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारत की प्रस्तावना है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, आपका 26 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और इसको अप्रूवल 22 जनवरी 1947 को मिला था। उसी को ही हम क्या कहते हैं, भारत की प्रस्तावना कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना किसे कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, उसी के आधार पे, उसी को जो हमने अपनाया है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, भारत की प्रस्तावना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों के डाउट भी क्लियर होते रहेंगे और आप लोगों को समझ भी आता रहेगा। प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने अपनाई, अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना अपनाई। हम जितने भी हमने भी अपने संविधान में सभी चीज़ें, ऑलमोस्ट चीज़ें जितनी भी है हमने दूसरे देशों के संविधान से बोरोड किए हैं। हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे हमने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरो की है। तो देखते हैं, भारत ने जो प्रस्तावना है वो हमने कहाँ से बोरो की है, वो हमने अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना बोरो की है। ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये आपके जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से बोरो की है, वो हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रस्तावना की भाषा बोरो की है। जो हमने प्रस्तावना बोरो की है वो हमने अमेरिकी संविधान से बोरो की है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है।
42वें संविधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में मुख्यतः 3 शब्द जोड़े गए। जो हमारा 42वां अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, उसमें हमने संविधान में कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। इसमें हमने पहला शब्द जोड़ा समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा शब्द जोड़ा अखंडता। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में ही देखेंगे। अभी तक प्रस्तावना में एक बार, केवल एकमात्र बार ही हमने क्या किया है? प्रस्तावना में संशोधन किया है, जो कि हमने 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में एक बार ही अपनी प्रियम्बल में संशोधन किया है। हमने क्या किया है? अब हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि प्रस्तावना को हमने 3 भागों में बांटा है। हमारा पहला भाग है, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को ट्रिपल एस डी आर का मतलब समझाऊंगा। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को ट्रिपल SDR मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ट्रिपल SSS सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और DR का मतलब है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाने के लिए, वो पार्ट हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या है। तो ये देखते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक व विदेशी संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत रखता है। वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसका मैं आपको अच्छे से नॉर्मल मीनिंग बताता हूं, आपने याद कैसे रखना है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अभी 1949 के बाद किसी भी देश का क्या नहीं है? डोमिनियन नहीं है। भारत का अपना संविधान है, वो किसी के उपनिवेश के अंदर नहीं है। वो क्या होता है? प्रभुसत्ता संपन्न होता है। कोई भी देश अगर किसी का डोमिनियन नहीं है, वो क्या है? वो क्या होता है? प्रभुसत्ता संपन्न है। ये हमारा जितने भी संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनका सबसे पहला ये मोटिव था कि हमने क्या करना है? प्रभुसत्ता संपन्न अपने देश को बनाना है। दूसरा चीज़ है हमारे पास समाजवादी। इसका अर्थ है कि भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। जो हमारी समाजवादी विचारधारा है उसके अनुरूप हमारी राज्य व्यवस्था बनाई गई है, संविधान की व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी समाज का मिला जुला रूप है। ये चीज़ आपने बहुत याद रखनी है, क्योंकि ये सीधी ही जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें स्टेटमेंट के बेस में पूछी जाती है। भारतीय संविधान मार्क्सवाद और समाजवादी गांधीवादी समाज का मिला जुला रूप है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। भारत में हम जो समाजवादी प्रवृत्ति अपनाते हैं वो हम गांधी ने जो समाजवाद के ऊपर जो चीज़ें दी हैं उसी के ऊपर हमारा ज़्यादा झुकाव है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाता है और उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसमें भारत में जितने भी धर्म रह रहे हैं उसमें क्या होगा? जो सरकार है उन सभी धर्मों को क्या होना चाहिए? समान रूप से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो आई होप आप लोग अभी जान रहे होंगे कि CAA जो हमारा अभी पास हुआ है उसमें क्या चीज़ें हो रही है, इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उसमें हम उतना नहीं देखेंगे, जब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके क्या होते हैं? 4 औजार होते हैं। इसमें पहला है परिपरीक्षा रेफरेंडम, दूसरा है पहल इनिशिएटिव, तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल, आपका चौथा है जनमत संग्रह प्लेबिसाइट। आइए इनको हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। ये एक लोकतंत्र के अंदर परिपरीक्षा रेफरेंडम, जनमत संग्रह वह तरीका है जिसके जरिए मतदान द्वारा सीधे ही वैधायिक व्यवस्था तय की जाती है। जैसे कि हम अपनी पार्लियामेंट संसद में लोकसभा को अपने मत के द्वारा लोकसभा के जितने भी MLA या MP, जो हमारे पास MPs या MLA होते हैं उनको चुन के भेजते हैं, वो क्या होते हैं? हम सीधे प्रत्यक्ष मत के द्वारा चुन के भेजते हैं, वो क्या होता है? रेफरेंडम होता है। और आपका
दूसरा हम देखते हैं उपक्रम। उपक्रम मतलब पहल, इनिशिएटिव। वह तरीका है जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। रेफरेंडम, ये चीज़ें हमारे यहाँ भारत में नहीं होती है, दूसरी कंट्रियों में होती है, कुछ कंट्रियों में होती है। जो रेफरेंडम होता है अध्यादेश, भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है आपका आर्टिकल नंबर 123, और आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है वो है 213। जब हम प्रियम्बल देखेंगे उसमें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है। ये मैंने सिंपल से आपको आर्टिकल बताए कि कौन कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल। यह वह तरीका है जिसके जरिए मतदाता प्रत्याशी को हटा सकता है या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसके कार्यकाल से भी हटा सकता है। हमारे यहाँ पे नहीं होता है, हमारे यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है वो हम प्रियम्बल वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। जनमत संग्रह, किसी देश या क्षेत्र के लोगों का प्रत्यक्ष मत होता है जिससे में वे कहते हैं कि क्या वे किसी विशेष नीति से सहमत है या असहमत है। उदाहरण के लिए कि क्या एक क्षेत्र स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए। जनमत संग्रह का मतलब है आपका कि जो हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वो क्या है, स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है। वहाँ पे जो क्षेत्र है वो अलग से बनाना चाहते हैं, उसमें वो बनाने के लिए सहमत है सभी राज्य या नहीं है। वो क्या मतलब है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्लेबिसाइड करते हैं, प्लेबिसाइड कर सकते हैं, जनमत संग्रह कर सकते हैं। लोग अपने प्रत्यक्ष मत के साथ प्लेबिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये हमने देखे लोकतंत्र के चार प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार औजार हमने देखे। ये हमारा अब पांचों देख रहे हैं हम। आर मतलब रिपब्लिक, गणराज्य। भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता मतलब योग्यता रखता है। हम भारत को गणतंत्र कैसे मानते हैं? भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या है? भारत में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है जब हम राष्ट्रपति वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा भाग हम देख रहे हैं। पहले में हमने देखा था हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को SSSR बनाने के लिए, दूसरे भाग में बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को JLEF, J मतलब जस्टिस, L मतलब लिबर्टी मतलब आपका फ्रीडम और आपका उसके बाद समानता, उसके बाद इक्वलिटी, उसके बाद आपका फ्रेटर्निटी, बंधुता मतलब भाईचारा। JLEF बनाने के लिए क्या करेंगे? बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये चीज़ें बनाने के लिए क्या करेंगे? हम अपने संविधान में प्रस्तावना में ये दूसरे पार्ट में हम बोलते हैं कि हम अपने भारत के लोगों को क्या करने के लिए, बनाने के लिए समस्त नागरिकों को क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके बाद समानता मिलनी चाहिए, उसके बाद बंधुता मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं, हम इनको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्याय हमको कितने प्रकार से मिलना चाहिए? किसी नागरिक को भारत में किसी नागरिक को कितने प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और अच्छे से ध्यान भी रखना है। इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ें पूछी जाती है। न्याय मतलब सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय 3 प्रकार से मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह शब्द रूसी क्रांति 1917 के बाद लिया गया था। जो न्याय शब्द है ये रूसी क्रांति 1917 के बाद लिया गया था। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी या फ्रीडम। इसमें हमें स्वतंत्रता कितने प्रकार से होनी चाहिए? 4 प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो हमारे विचार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें अपना विचार रखने की। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विश्वास व उपासना की
स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आपका बिलीफ और वर्शिप की स्वतंत्रता आप लोगों को मिलनी चाहिए। हम जो भारत में रह रहे हैं वो हमारी प्रस्तावना में हमें स्वतंत्रता को डिफाइन करती बार बताया गया है कि हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, 4 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की उपासना, विश्वास व उपासना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है। तीसरा हम देख रहे हैं समानता, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी हमें कितने प्रकार से मिलनी चाहिए? इक्वेलिटी हमें 2 प्रकार से मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। इन चीज़ों की हमें क्या मिलनी चाहिए? समानता मिलनी चाहिए। वो ये हमें बात कौन बताती है? ये हमें प्रियम्बल में बताया गया है कि हमें समानता कितने प्रकार से मिलनी चाहिए? 2 प्रकार से, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट है बंधुता, जो भाईचारा या बंधुता या भाईचारा कितने प्रकार से मिलना चाहिए? हमें जो फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए, आपकी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये तीनों प्रकार से हमें क्या होना चाहिए? फ्रेटर्निटी मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यह जो तीनों शब्द है ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं, जो कि 1790 से 1799 के बीच हुई थी। उसमें से हमने ये तीनों चीज़ लिए हैं। कौन कौन सी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। जो हमने न्याय जो लिया था, न्याय, जस्टिस मिलना चाहिए, वो कहाँ से लिया था हमने? वो रूसी क्रांति से 1917 के बाद से हमने लिया था। तो आइए, आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है प्रियम्बल का? हमें बनाने के लिए संपूर्ण सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता मिलनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? तीसरा पार्ट बोलता है हम अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था? ये बहुत बार पूछा जाता है। या अधिनियमित या आत्मर्पित किया था 26 नवंबर 1949 को। हमने कुछ चीज़ें संविधान की इम्प्लीमेंट कर दी थी अपने देश के अंदर, तो वो चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? इसमें बहुत से केसेस हुए। आप सभी लोगों को जो ये केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके मेंस में जब आप लिखते हैं आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं जब आप अगर क्वेश्चन के साथ इस तरह से केसेस को भी ऐड करते हैं। इसके लिए जो पहला केस हुआ कि भारतीय जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें पहला केस हुआ बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में। इस केस ने क्या कहा? इस केस ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो फिर देखते हैं आगे हम इसमें जो बेरुवाड़ी संघ मामले में जो स्टेटमेंट आई, जो ये केस हुआ है, इसकी डेट भी याद रखना। कई बार आपका मैच करने के लिए आता है कि कौन सी ईयर में हुआ था, 1960 में हुआ था। तो इसमें मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा केस हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब सरकार, 1967 में हुआ। इसमें भी क्या कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तीसरा केस जो लैंडमार्क केस कहा जाता है भारत के संविधान में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस, केशवानंदन भारती केस बनाम केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में ये केस हुआ। जिसमें क्या हुआ कि केशवानंदन भारती केस में क्या कहा गया? भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व जो जितने भी इसने 2 ये केस दिए थे जिसमें अपनी रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने कि ये चीज़ संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है, इसको इन्होंने खारिज करते हुए क्या कहा? दूसरे केशवानंदन भारती केस में इन्होंने पहले वाले केसों को क्या किया? अब अस्वीकार किया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंदन भारती केस था जिसने क्या कहा कि संविधान प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक भाग है। इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया कि हम प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। हम प्रस्तावना में
अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग जान गए होंगे कि हम अनुच्छेद भारत के किसी भी चीज़ में हम जब संशोधन करते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हम संशोधन करते हैं, 368 के अंतर्गत। और आप लोग जान गए होंगे कि प्रस्तावना में हमने कितनी बार अनुच्छेद संशोधन किया है, एक बार, जिसमें हमने 3 वर्ड जोड़े थे, जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हमने एक बार ही क्या किया था, प्रस्तावना में संशोधन किया था। उसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे। आपके पहला शब्द जोड़ा था हमने समाजवादी, उसके बाद हमने जोड़ा था धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद हमने जोड़ा था अखंडता। ये तीनों शब्द हमने क्या जोड़े थे, प्रस्तावना के अंदर जोड़े थे। ये हमारा प्रस्तावना वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि जितने भी प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे, और आपको मेंस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आई होप कि ये सीरीज़ जब हम अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, आप सभी लोगों को ये चीज़ें मैं इंटरलिंक करता जाऊंगा कि हमने कौन सी चीज़ कब पढ़ी और कहाँ पे पढ़ी। आप लोगों का मैं रिवीजन भी यहीं पे करता जाऊंगा। हम इसके रिगार्डिंग जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीएम्बल से संबंधित, और जो आपके प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने किस तरह से क्वेश्चन प्रीएम्बल से पूछे हैं, वो भी हम एक सेट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज़, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अपना रीज़न आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये लेक्चर बड़ा हुआ होगा, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि हम अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मतलब ये चीज़ ना अंदर से वो चीज़ समझ नहीं आती कि अगर हम अच्छे से डिटेल में ये चीज़ डिस्कस नहीं करते तो हमें अपने आप को अच्छा फील नहीं होता है। तो आई होप मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।